अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए फाइल हैंडलिंग होती क्या है। फाइल हैंडलिंग का यह मतलब होता है कि हमने डाटा को फाइल में स्टोर करवाना। अब हम फाइल में डाटा स्टोर क्यों करवाते हैं, क्वेश्चन ये पैदा होता है। अब देखें, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं हम क्या करते रहे हैं कि यूजर से इनपुट लेते रहे हैं और उसको कंसोल पे प्रिंट करवाते रहे हैं। जब हम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं तो वो जो डाटा हमने एंटर करवाया होता है यूजर से, वो डाटा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वो हमें नजर नहीं आता। मतलब जब प्रोग्राम बंद हुआ तो वो डाटा भी लॉस हो गया। ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग को हम किस लिए यूज करते हैं कि वो वाला डाटा जो यूजर ने एंटर किया और हमसे लॉस हो गया था, वो डाटा हम एक फाइल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं जब भी हमें डाटा की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है। उसके बाद हम फाइल को बनाना, उसको ओपन करना, उसको रीड राइट करना, क्लोज करना, हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइल जो होती है वो किस तरह बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। When a program needs to save data for later use, it writes the data in a file that can be read from the file at later time। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है, क्या कि जब हमें कभी डाटा की ज़रूरत पड़ती है लेटर टाइम के लिए, लेटर यूज़ के लिए, मतलब डाटा हमने जो है वो एंटर करवा दिया यूज़र से और हमें बाद में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। लेट्स सपोज यूजर ने जो है अपना डाटा एंटर किया है और हम उसको सैलरी स्लिप निकाल के देनी है हमने। ठीक है। तो हम कैसे निकाल के देंगे, वो फाइल हैंडलिंग कि हम उसका डाटा फाइल के अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर जब उसकी सैलरी स्लिप वगैरह निकालनी होगी तो फिर वो फाइल में तो डाटा स्टोर होगा। अब हम हर दफा तो नहीं ना उससे डाटा लेंगे कि भाई अपना डाटा दे, आपकी हमने सैलरी देनी है। एक दफा हम उसका डाटा लेंगे और फाइल में स्टोर करवा देंगे, बाद में जो है उसकी हम सैलरी ऑटोमेटिकली देते रहेंगे। तो ये हम सारा सीखेंगे, इस पर हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। फिलहाल जो है ना आप फाइल हैंडलिंग सीखें। अब बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे फाइल हैंडलिंग यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड प्रोसेस बनाना हो, कोई इमेज एडिट करना हो, स्प्रेडशीट बनानी हो, कोई गेम बनानी हो, कोई वेब ब्राउज़र। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी फाइल में स्टोर होती हैं। अब ये वाली चीज़ें जैसे इमेज एडिटर हो गया, गेम डेवलपमेंट, ये हम कंसोल पे प्रिंट तो नहीं ना करवा सकते। हमने क्या करना है, इनको फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। अब फाइल हमारे पास जो होती है ना, वो दो किस्म की होती है। नंबर वन हमारे पास कौन सी फाइल होती है, इनपुट फाइल, और नंबर दो हमारे पास आउटपुट फाइल। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनपुट फाइल क्या होती है और हमारे पास आउटपुट फाइल क्या होती है। देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है, या तो हम उसके ऊपर से रीड कर सकते हैं अगर कुछ लिखा हुआ है तो, या हम उसके ऊपर कोई राइट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे समझ लें कि आपके पास फाइल है, या तो हम उसमें कोई रीड कर सकते हैं या हम उससे कोई चीज राइट कर सकते हैं। अब इनपुट फाइल क्या होती है, एन इनपुट फाइल इज अ फाइल दैट डाटा इज रीड फ्रॉम। इनपुट फाइल क्या होती है, जब हम कोई डाटा रीड कर रहे होते हैं ना फाइल से, तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं, इनपुट फाइल कहते हैं। द प्रोग्राम गेट्स इनपुट फ्रॉम द फाइल। अब प्रोग्राम जो है वो इनपुट फाइल से ले रहा है, मतलब फाइल के अंदर ऑलरेडी डाटा स्टोर है। प्रोग्राम क्या कर रहा है, फाइल से इनपुट को ले रहा है। आउटपुट फाइल क्या होती है, आउटपुट फाइल वो होती है जिसके अंदर हम डाटा लिख रहे हैं। जिसके अंदर हम डाटा लिख रहे हैं वो कौन सी फाइल है, आउटपुट फाइल है। द प्रोग्राम स्टोर्स आउटपुट इन इट। प्रोग्राम क्या करता है, इसके अंदर डाटा स्टोर करवाता है, आउटपुट इसके अंदर स्टोर करवाता है। फिर सुन लें, इनपुट फाइल क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, डाटा रीड कर रहे होते हैं। और आउटपुट फाइल क्या होती है, जब हम उसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब जब भी हम फाइल बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमें तीन काम लाजमी करने पड़ते हैं, ये काम मस्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फाइल को ओपन करना होता है। उसके बाद हमने फाइल को प्रोसेस करना होता है और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर देना होता है। मतलब हमने पेज ओपन किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया और उसको क्लोज कर दिया। अब पेज ओपन हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइल का और प्रोग्राम का कनेक्शन कर रहे होते हैं। और प्रोसेसिंग फाइल का क्या मतलब है कि या तो हम उससे रीड करते हैं या हम उस पर राइट कर सकते हैं। जब हमने फाइल ओपन की ना, तो फाइल का प्रोग्राम के साथ क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया। ठीक है। अब प्रोसेस फाइल का क्या मतलब है कि हम जब प्रोग्राम के साथ फाइल कनेक्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, उसमें से या तो डाटा रीड करेंगे या हम उसको डाटा देंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे। और उसके बाद होता है फाइल को क्लोज करना। क्लोज जब होती है तो वो प्रोग्राम से डिस्कनेक्ट हो जाती है। प्रोग्राम चाहे बंद हो जाए ना, और डाटा जो होता है वो फाइल के अंदर स्टोर रहता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा।
अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि फाइल होती कितनी किस्म। नंबर 1 होती है हमारे पास टेक्स्ट फाइल और नंबर 2 हमारे पास बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है? अ टेक्स्ट फाइल कंटेन डाटा दैट हैज बीन इनकोडेड एज टेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपको वैसे समझाता हूं, उसके बाद जो है ना हम रीडिंग करते हैं। देखें, अब टेक्स्ट फाइल होती है, फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर कर दिया, हमारे पास कोई इंटीजर एंटर कर दिया या कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर कुछ भी एंटर कर दिया है, वो हमारे पास एज इट इज स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर यूजर ने एंटर किया ना 2 4 6 EABCD जो भी लिखा है यूजर ने, वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। उसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट फाइल कहते हैं। और बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल कंटेन डाटा दैट हैज नॉट बीन कन्वर्टेड टू टेक्स्ट। अब देखें, बाइनरी डाटा में ये होता है, अगर यूजर ने लिखा ना 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 की फॉर्म में नहीं स्टोर होगा। बाइनरी फाइल को हम आगे जाके जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे, बाइनरी फाइल को ही हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ना हमने टेक्स्ट फाइल पे फोकस करना है, उसके बाद बाइनरी पे। बाइनरी का थोड़ा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब देखिए, बाइनरी के अंदर ये होता है कि अगर आपने 1 2 3 4 एंटर किया ना, तो वो 1 2 3 नहीं एंटर होगा वहां पे क्या होगा? बाइनरी की शक्ल में होगा। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, अगर आपने लिखा है ना 1 2 9 7, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? इस फॉर्म में स्टोर होगा, 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बाइनरी फाइल का। अब आगे हमने देखना है कि हम फाइल को एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। फाइल को एक्सेस करने के 2 मेथड हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं, या हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में क्या मतलब है? सीक्वेंशियल एक्सेस होती है हमारे पास कि हम एक सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्ले लिस्ट चल रही होती है। ठीक है, आप C++ का कोर्स ले रहे हैं, आपके पास एक प्ले लिस्ट चल रही होती है, आप उसका लेक्चर 1 लेते हैं, 2 3 4 5 6, इस तरह एक सीक्वेंस से चल रहा होता है। इसी तरह जो फाइल को एक्सेस करने का मेथड है, सीक्वेंशियल मेथड क्या है हमारे पास, कि हमने फाइल में जो डाटा है उसको सीक्वेंशियली रीड करना है, उसको सीक्वेंशियली एक्सेस करना है। मतलब क्या है इसका, कि हमने फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब कि कोई लाइन हमने छोड़नी नहीं है। और डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि हम जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जब कोई ऑडियो सॉन्ग चल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, हमने सॉन्ग नंबर 10 लगाना है, या हमने सॉन्ग नंबर 20 या 30 या 40, इस तरह हम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहे होते हैं। इस तरह हम फाइल से डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं कि हमने भाई लाइन नंबर 20 को रीड करना है, हमने लाइन नंबर 30 को रीड करना है। इस तरह हम उससे डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ना ये वाली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको काफ़ी एरर देखने को मिलेंगे, और वो इस वजह से होते हैं। अब इसके लिए एक हेडर फाइल यूज होती है फाइल हैंडलिंग के लिए। वो उसका नाम क्या है हमारे पास? अगर तो हम आउटपुट फाइल बना रहे होंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑफ स्ट्रीम। अगर हम इनपुट फाइल बना रहे होंगे तो उसके लिए इफ स्ट्रीम। अब देखें, ये यहाँ पे बात को समझिएगा। ऑफ स्ट्रीम होता है कि हम फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं। जब हम फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम यूज करेंगे। इफ स्ट्रीम होता है हम फाइल से डाटा को रीड कर रहे हैं। जब हम फाइल से डाटा को रीड करेंगे तो हम इफ स्ट्रीम लिखेंगे, और अगर हम दोनों काम कर रहे हैं तो हम एफ स्ट्रीम लिखेंगे। अब यूजुअली होता है क्या हमारे पास कि हम ना एफ स्ट्रीम ही लिख देते हैं, उसके अंदर क्या होता है, दोनों आ जाती है, इनपुट फाइल भी आ जाती है और आउटपुट फाइल भी आ जाती है। इससे हमें एरर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम कोड करते हैं और उसमें हम समझते हैं कि फाइल को हम बनाते कैसे हैं, उसको ओपन किस तरह करते हैं, उसको हम क्लोज किस तरह करते हैं, उसके अंदर डाटा हम किस तरह स्टोर करवाते हैं और डाटा रीड किस तरह करते हैं। गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है और आज जो है हम अपना प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो पे लिखेंगे, क्योंकि जो है ना हमारे पास वो काम नहीं कर रहा मेरा थोड़ा VS कोड, तो कुछ इश्यूज आए हुए हैं, तो इसलिए जो है ना हम आज वाला जो अपना काम है ना वो इधर करेंगे। और गाइस, एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि आप काम बेशक यहाँ पे करें विजुअल स्टूडियो पे या विजुअल स्टूडियो कोड पे करें, ठीक है, बात एक ही है। वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे जो आपको फाइल बनी नजर आएगी ना, जो मैं बनाऊंगा फाइल, वो उसी लाइन में आ जाएगी जो साथ में लेफ्ट साइड पे लाइन होती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइल बनेगी ये वाली यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, देखें ये जो है ना विजुअल स्टूडियो, इसमें थोड़े से फीचर जो है ना वो एडवांस हैं। वो कैसे कि एक तो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट खुद ब खुद कर देता है, ठीक है, और दूसरा इसमें कंट्रोल एस से हमें बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखें क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं ना एक फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर डाटा को स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम हमने क्या लिखना है, हमने डाटा को पहले स्टोर करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं क्या लिख देता हूँ, राइट।
और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ना हमें एक एरर आ रहा है, देखें ऑफ स्ट्रीम मैंने किस लिए लिखा है कि हमने फाइल में डाटा आउटपुट करवाना है, मतलब हमने फाइल के अंदर डाटा क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, राइट। मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब देखें, अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमें कोई मतलब यही नज़र आ रहा है कि जो है ना कोड विद एमयू प्रोजेक्ट है हमारे पास, और एक हमने इसमें इसके अंदर जो है वो लेक्चर 16 के नाम से सीपीपी फाइल बनाई है, ठीक है, और हमें भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ये तो जहाँ मुझे आप जल्दी जल्दी बता दें ये एरर किस लिए आ रहा है, यहाँ फिर मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस लिए आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि इसकी हेडर फाइल लिखनी है आपने एफ स्ट्रीम, और अब जो है हमारे पास ये वाला एरर नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, राइट डॉट ओपन, ठीक है, और यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है जो फाइल आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं लेट्स सपोज मैं यूज़र की टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं कुछ डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये इन चीज़ों को फोकस से समझना है, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ राइट, अभी ना मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, सिर्फ ना आपने वेट करना है थोड़ा सा। कोड विद, वेलकम टू कोड विद एमयू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। मैंने आपको ना 2-3 मेथड बताए थे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है, ठीक है। ये स्लाइड जो है ना ये आप फुल फोकस से पढ़ा करें, ठीक है, तो इससे जो है ना आपके सही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब देखें हमारे पास क्या होता है, हमने सबसे पहले ये वाले ये बनाया, ठीक है। ये जो राइट है ना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑफ स्ट्रीम हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने एक न्यू फाइल को ओपन किया, न्यू फाइल को बनाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवाया। अब हम कंसोल पे जब हम प्रिंट करवाते हैं ना, मतलब हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सी आउट, लेकिन यहाँ पे हम फाइल के अंदर लिख रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया राइट, ठीक है, फाइल का ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब ये बात आपको अंडरस्टैंड होगी। अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज़, मैं सी आउट भी लिख देता हूँ, और मैं सी आउट के इधर लिख देता हूँ डाटा स्टोर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि डाटा फाइल के अंदर स्टोर हो गया, और मैं प्लीज़ चेक द फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, हैंडल लगा देता हूँ इधर, और मैं जो है प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब देखें वो कह रहा है डाटा स्टोर्ड प्लीज़ चेक दी फाइल। अब देखें ये जो मैंने लिखा था ना, ये मैंने सी आउट कंसोल पे प्रिंट करवाया था तो ये कंसोल पे हुआ है। ये जो था ना राइट वाला, ये मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा किस में स्टोर करवाया, फाइल में, तो ये वाला डाटा जो है फाइल में स्टोर होगा। अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, यहाँ पे ये वाली यूज़र की फाइल अब नहीं बन गई है, पहले ये वाली फाइल नहीं थी, अब ये नहीं बन। अब ना मैं इसको ओपन करता हूँ, देखें इसके अंदर तो लिखा हुआ है वेलकम टू कोड विद एमयू। अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ना एक और चीज़ ऐड करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, और मैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी इसके साथ क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें क्या होगा, प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करता हूँ और वो कह रहा है कि भाई डाटा स्टोर हो गया, आप काइंडली फाइल को चेक कर लें। बार बार मुझे इधर आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें इधर फाइल ओपन होगी तो मैं इधर जाऊँगा और ये प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा है। अब देखें जो पहले मैंने लिखा था ना वेलकम टू कोड विद एमयू, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो कहाँ पे गया है, वो हमें नहीं मिल रहा। अब मतलब यह है कि हम जब प्रोग्राम रन करते हैं तो पिछला डाटा डिलीट हो जाता है, नया वाला डाटा स्टोर हो जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पिछला डाटा भी इसके अंदर स्टोर ही रहे तो वो हम किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझें, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना इसके सिंटैक्स को आप सबसे पहले समझें, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब वो वाला काम हम किस तरह करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना पेंसिल टूल ले लेता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। देखें सबसे पहले मैंने ये लिखी हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का क्या मतलब होता है कि हम फाइल वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये यूज़ किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला राइट वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ऑब्जेक्ट मैंने किस लिए बनाया है, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए मैंने एक फाइल क्रिएट करनी थी। ये वाली मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ये फाइल न्यू क्रिएट की है। अब ये जो मैंने ओपन के अंदर लिखा है, देखें ये जो है ना हमारे पास न्यू फाइल का नाम है। जो आपने न्यू फाइल क्रिएट की है ना उसके अंदर आपने जो डाटा स्टोर करवाना है ये उसका नाम है। और ये एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती है कि आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करें और उसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर करवा दें।
अब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इधर ना मैं न्यू txt डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं txt डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ user1। अब मैं user1 मैंने लिखा ना, मतलब ये मैंने इधर फाइल बना ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डाटा स्टोर करवाऊँ, तो मैं user1, अब मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और अब जो हमारा डाटा स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, user1। अब देखें, अभी 1 मिनट के लिए आप देखें पहले। अब user1 जो है ना, user1 को मैं ओपन कर, user1 के अंदर अभी कुछ भी नहीं है ना। अब मैं प्रोग्राम को ना रन करता हूँ। अब देखिए, अब मैंने प्रोग्राम को रन किया और अब मैं क्या कहता हूँ, मैं user1 वाली फाइल ओपन करता हूँ। अब user1 वाली फाइल के अंदर डाटा आ गया। अब मतलब मेरा समझाने का ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो मैंने फाइल लिखी है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती है कि उसके अंदर हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं, और ये हमारे पास कोई न्यू फाइल भी हो सकती है जो हम बना के उसके अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं। नंबर 1, जो हमने अभी देखा था कि पुराना डाटा तो डिलीट हो रहा है, वो हम किस तरह जो है वो सेव रखेंगे, कि हम पुराना डाटा तो वो डिलीट होता जा रहा है, इस तरह तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। हम जब प्रोग्राम रन करेंगे उस वक्त डाटा एक दफ़ा ही स्टोर हो जाएगा, बाद में हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो पुराना डाटा सारा डिलीट होगा। फिर हम नए यूजर्स का, लेट्स सपोज आपने लिख लिया 50 यूजर का पहले डाटा आपने लिखा होगा उस फाइल में, ठीक है। आप 10 का और ऐड करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं, उसके अंदर जब रीड करते हैं, वो जो 10 आपने नए ऐड किए हैं ना, वो तो डाटा स्टोर हो जाता है, जो पुराना पिछला डाटा 50 वाला था वो उड़ गया। तो ये जो है ये काम ठीक नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो वाला डाटा हमने किस तरह फाइल में रखना है नेक्स्ट लेक्चर में, और हमने देखना है कि हमने फाइल से रीड कैसे करना है, मतलब फाइल के अंदर डाटा लिखा हुआ है, हमने वहाँ से डाटा रीड किस तरह करना है। अगेन मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, इधर हेडर फाइल लिखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैंने एक फाइल ओपन की है। फाइल के अंदर मैंने ये वाली चीज़ लिखी है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखा है ये फाइल के अंदर लिखा है। अगर मैं इधर सी आउट लिख देता तो ये स्क्रीन पर प्रिंट होता, और ये वाली मैंने फाइल को क्लोज कर दी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि फाइल हमने, अगर हम फाइल क्लोज ना करें, अगर हम फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो हमें कोई गारंटी नहीं है कि फाइल के अंदर जो है वो जो हमने स्टोर करवाया वही होगा। आउटपुट में भी ठीक आए, में भी ठीक ना आए। अभी इसका मसला क्या होता है कि जब हम क्लोज कर देते हैं ना तो हमारा प्रोग्राम से कनेक्शन खत्म हो जाता है, फिर हम कोई प्रोग्राम रन भी करते रहे तो उस फाइल से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको क्लोज नहीं ना करेंगे तो हमारे पास ये श्योरिटी नहीं होगी कि जो हमने पहले डाटा स्टोर करवाया है वही है, वो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है, मतलब उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ब्लंडर हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। हमने श्योरिटी नहीं होगी कि ये जो हम कर रहे हैं काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या लिखा, मैंने सी आउट लिखा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट में जो है वो लिख दीजिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस पर ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो एक मैंने और अनाउंसमेंट करनी थी कि हमने बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। जब हम फाइल हैंडलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो काइंडली जो प्रोजेक्ट आपको ये दिल कर रहा है ना कि ये वाला प्रोजेक्ट हम बनाएं, वो प्रोजेक्ट की थ्योरी आपने क्या करना है, कमेंट में पेस्ट कर देनी है। हम क्या करेंगे, फिर उनमें से 1-2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे C++ के अंदर। और अगर आपको कोई इशू होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।